हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का हम 9th चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और केवल मैं ये कहूँगा, केवल आप इसको इम्पॉर्टेंट ही नहीं मानिएगा बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने देखा है, फिर हमने 2009 से लेकर 2025 तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो सब हमने एनालिसिस करने के बाद मात्र आपको 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव हम आपको बता रहे हैं। तो 10 तो बहुत कम है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं जी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे उपशासन योजक यौगिक पढ़ेंगे, टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जी। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, चलिए पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लिगेंड क्या है, उदाहरण के साथ उनका वर्गीकरण करें। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए जी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे लिगेंड क्या है। लिगेंड का हालांकि परिभाषाएं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको याद भी कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उपशासन योजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के को इलेक्ट्रॉन युग्म उपशासन योजक बंध के रूप में प्रदान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ये इतना बड़ा सा परिभाषा है। मैं जानता हूं कि आपको याद करने में कठिनाई हो रही होगी, नहीं याद हो पाएगा। तो चलिए जी, नहीं याद इस तरीके से हो पाएगा तो हम आपको याद कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज लिखा गया है उपशासन योजक यौगिक। जैसे कि एक हम उपशासन योजक यौगिक ले लेते हैं K4FeCN का होल 6। ये हमने एक उपशासन योजक यौगिक ले लिया। अब मैं बात करूं यहाँ पे क्या क्या कौन क्या है, तो ये टोटल उपशासन योजक यौगिक है, ठीक है ना। यहाँ पे जो Fe आपको दिखाई दे रहा है ना, ये Fe क्या है, तो ये है केंद्रीय धातु परमाणु। तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु कहें या केंद्रीय धातु आयन कहें, दोनों बात एक ही होता है। इसीलिए हमने केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिखा है। या तो केंद्रीय धातु परमाणु कह दें या केंद्रीय धातु आयन कह दें, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु के बाद एक छोटे कोष्टक में लिखा गया है जो है Cn, जो 6 है, यही हमारा क्या है, यही है लिगेंड। यही क्या है, लिगेंड है। और इसी को हम लिगेंड को पढ़ने वाले हैं, मतलब यही लिगेंड का परिभाषा इसी को करना है। तो कैसे करेंगे अब समझिएगा। ये बेसिक बात थी, जिनको नहीं पता उनको जान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फिगर से नहीं जानेंगे तब तक कैसे समझ पाएंगे। तो ये उपशासन योजक यौगिक है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये जो Cn है ये लिगेंड है। अगर हम इसका थोड़ा सा हम संरचना बनाएं तो कैसे बनता है, तो इसकी संरचना बनता है 4K प्लस, और यहाँ पे जो Fe जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये बीच में हो जाता है, और जो 6 Cn है ना, ये 6 Cn इस तरीके से इससे जुड़े रहते हैं एक बंध के द्वारा। ये 6 Cn है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये 6 Cn इस तरीके से जुड़े रहते हैं और इस पर क्या होता है, माइनस होता है चार्ज। तो यहाँ पे इतनी बात आप समझ गए हैं। यहाँ पे 4 माइनस होगा ना, 4 माइनस। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ये इसकी संरचना है। मैं आपसे कहूँ तो ये एक टोटल क्या है, उपशासन योजक यौगिक है। तो हम यही कह रहे हैं कि उपशासन योजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। और यहाँ पे ये जो Cn जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, लिगेंड है। तो अभी तो ये परमाणु या आयन ही तो है, हम लिगेंड इसको नहीं कहेंगे, अभी ये तो परमाणु या आयन है। और जाहिर सी बात है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये बंध बना रहे हैं। ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये बंध बना रहे हैं। ये बंध बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये बंध है। और ये कौन सा बंध है, इस बंध का नाम है उपसंयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध है।
इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है दोस्त कि इससे ना ये जो परमाणु है ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस केंद्रीय धातु परमाणु को दे रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना ये केंद्रीय धातु परमाणु को दे रहे हैं। तो ये दे रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उसी इलेक्ट्रॉन के कारण ये उपसंयोजक बंध बन रहा है। तो हम परिभाषा कैसे करेंगे लिगेंड का, आप सुन लीजिए। हम कहेंगे कि किसी उपसंयोजक यौगिक में, मतलब किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु, किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसंयोजक बंध के द्वारा प्रदान करते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। समझ में आया हमने क्या बताया? एक बार और सुन लीजिए। किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसंयोजक बंध के द्वारा प्रदान करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। वही बात हमने लिखा है कि उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसंयोजक बंध के रूप में प्रदान करते हैं। उपसंयोजक बंध के रूप में क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, ये आपको परिभाषा लिख लेना है, ये आपको फिगर बनाकर ऐसे दिखा देना है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये क्या है, लिगेंड है, इस तरीके से दिखा देंगे। यहाँ पे चाहे तो आप इस फिगर को बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि K4FeCN में लिगेंडों की संख्या कितनी है, तो देखेंगे कि CN की संख्या 6 है, तो इसका मतलब लिगेंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, लिगेंडों की जो संख्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। आशा करता हूँ समझ के होंगे। एक बार अंत में मैं चाहता हूँ कि आप भी कॉन्फिडेंट हो जाए पूरी तरीके से, इसलिए भले ही समय लगे बट एक बार और मैं परिभाषा बोल दे रहा हूँ, फिगर से ही बोल रहे हैं, आपको याद करना है। आप क्या कहेंगे, किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसंयोजक बंध के रूप में प्रदान करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। परिभाषा हमने लिख दिया है, एग्जाम्पल भी दे दिया है, इतना ही आपको लिखना है। तो ये क्या हो गया, लिगेंड हमने जान लिया। अब जानना है उदाहरण, मतलब उदाहरण के साथ उनका क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो चलिए हम वर्गीकरण इनका करके बता देते हैं। तो अगर हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो लिगेंडों का वर्गीकरण, अगर हम लिगेंड का वर्गीकरण करें ना, तो लिगेंडों का जो वर्गीकरण है वो बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। लिगेंडों का वर्गीकरण देखिए, सबसे पहले आवेश के भी आधार पर हम लिगेंड का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे किए हुए हैं दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर ऐसे तो 4 होते हैं, बट मुख्यतः 3 ही हम जानते हैं और 3 ही आपसे पूछा जाता है। वो कौन कौन से हैं, तो एक है हमारा एक दंतुक लिगेंड, दूसरा है द्विदंतुक लिगेंड, तीसरा है बहुदंतुक लिगेंड। चलिए जी, एक दंतुक लिगेंड का मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, उसे हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु होगा, एक ही ऐसा लिगेंड होगा जो इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देगा। तो वही हम कह रहे हैं कि ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि इतना आपको एक दंतुक लिगेंड का परिभाषा आपको याद हो गया होगा। ठीक है ना, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल आप इसका लिखना चाहें तो इसका आप लिख सकते हैं, जैसे कि Cl भी लिख सकते हैं,
Br भी लिख सकते हैं, Br माइनस, फिर से आप लिख सकते हैं OH माइनस को भी लिख सकते हैं, Cn माइनस को भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, एक दंतुक लिगेंड हैं जिनका आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, इतना आप सभी को याद रख लीजिएगा, जैसे कि H2O है, जैसे कि NH3 है, ये सबको याद रखेंगे। जैसे कि इसको क्लोराइडो कहते हैं, इसको ब्रोमाइडो कहते हैं, इसको हाइड्राइडो कहते हैं, इसको साइनो कहते हैं, इसको एक्वा कहते हैं, इसको एमिनो कहते हैं। तो ये सब आप याद कर लेंगे। ये एक दंतुक लिगेंड है, इसमें केवल एक दाता परमाणु होता है। अगला आता है द्विदंतुक लिगेंड। स्पष्ट है इसमें दो दाता परमाणु होगा। तो ऐसे लिगेंड जिसमें केवल दो दाता परमाणु उपस्थित होता है उसे हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। इसमें दो दाता परमाणु होगा, जैसे कि NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक दाता परमाणु यहाँ पे है, एक दाता परमाणु यहाँ पे है, तो इसमें दो दाता परमाणु हो गए। तो यह हमारा क्या कहलाएगा, द्विदंतुक लिगेंड कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए एथ, तो इथाइलिन हो जाएगा। और दो एमीन है तो डाई एमीन कह देंगे। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइलिन डाईएमीन, डाईएमीन। तो ये क्या है जी, ये है हमारा इथाइलिन डाईएमीन है। अगला आता है बहुदंतुक लिगेंड का मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें केवल तीन या तीन से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उन्हें हम बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें तीन दाता परमाणु होंगे या तीन से अधिक दाता परमाणु होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिदंतुक लिगेंड, सॉरी बहुदंतुक लिगेंड कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा NH2 CH2 CH2 NH, फिर CH2 CH2, फिर NH, फिर CH2 CH2 NH2। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। इसमें अगर दाता परमाणु देखेंगे तो एक दाता परमाणु ये है, दूसरा दाता परमाणु ये है, तीसरा दाता परमाणु ये है और चौथा दाता परमाणु ये है। तो ऐसे लिगेंड जिसमें क्या हो, कम से कम तीन लिगेंड हो, तीन दाता परमाणु हो, या तीन से अधिक, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो ऐसा लिगेंड जिसमें तीन या तीन से अधिक दाता परमाणु होते हैं उसे हम बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन कहा गया था कि लिगेंड क्या है, इनका वर्गीकरण करना है उदाहरण के साथ। तो लिगेंड भी हमने जान लिया और लिगेंड का यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी उदाहरण के साथ, परिभाषा के साथ जान लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। पहले आप इसका ले लीजिए, पहले इसका, ठीक है जी, इसका भी ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए ना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। अब देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन में दो हमारे क्वेश्चन आ गए। एक है उपसंयोजक यौगिक, दूसरा है प्रभावी परमाणु क्रमांक या प्रभावी परमाणु संख्या। तो सबसे पहले हम उपसंयोजक संख्या को जान लेते हैं, जिसको समन्वय संख्या के नाम से भी हम जानते हैं। उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या, तो ये क्या होता है जी, हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को जितने उपसंयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या को ही हम उपसंयोजक संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब कोई भी उपसंयोजक यौगिक है वो उसमें उपस्थित जो लिगेंड होंगे वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाएंगे उसकी संख्या को ही हम क्या कहेंगे, उसकी संख्या को ही उपसंयोजक संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछ लूँ K4 FeCN का होल 6 है, ये हमने लिख दिया K4 FeCN का होल 6। ये क्या है, एक उपसंयोजक यौगिक है। तो इसमें अगर कोई पूछ दे K4 FeCN के होल 6 में उपसंयोजक संख्या कितनी है, तो इसमें
इसमें उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी? उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी? तो उपसहसंयोजक संख्या आपको ही देखकर बताना है। देखिए ये अगर इसका हम संरचना बनाते हैं तो ये क्या बनेगा जी? 4k प्लस और ये क्या हो जाएगा? ये Fe बीच में, केंद्रीय धातु परमाणु बीच में हो जाएगा और ये लिगेंड होंगे कितनी संख्या में है? तो लिगेंड 6 संख्या में है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 लिगेंड हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जुड़े हुए हैं 4-, इस तरीके से ये संरचना बनेगा। यहाँ पे परिभाषा ये कह रहा है कि कह ये रहा है ना कि किसी उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। देखिए उपसहसंयोजक बंध से जितने जुड़े होंगे लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, तो उस बंध की संख्या, जितने उपसहसंयोजक बंध होंगे उनकी संख्या को ही हम क्या कहेंगे? उपसहसंयोजक संख्या कहेंगे। तो देखिए जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने बंध बनाया है? उपसहसंयोजक बंध। तो आप देखेंगे तो कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंध बनाया है ना। तो इसका मतलब कि इसमें उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। देखिए कह भी रहा है कि किसी उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या को ही उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। मतलब किसी उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या को ही हम क्या कहेंगे? उपसहसंयोजक संख्या कहेंगे। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। अगला हमारा नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कि किसी उपसहसंयोजक यौगिक में लिगेंड के द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु के लिगेंडों की संख्या को ही हम प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात अगर ऊपर से ही आप समझें तो कह रहा है कि किसी उपसहसंयोजक यौगिक में लिगेंड के द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद, मतलब सिंपल सी बात है, ये जो हमारे लिगेंड है ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसको देते हैं? इस केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। मतलब लिगेंड इलेक्ट्रॉन देंगे केंद्रीय धातु परमाणु को, इसका मतलब लिगेंड ही तो दान करेंगे ना इलेक्ट्रॉन को। तो वही कह रहा है कि उपसहसंयोजक यौगिक में लिगेंडों के द्वारा दान किए गए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद, अब जब ये दान दे दिया तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, ले लेगा। तो वही कह रहा है ग्रहण करने के बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। मतलब जब ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे और जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है ये लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसके बाद जब इस केंद्रीय धातु के परमाणु के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना उन्हीं की संख्या क्या कहेगा? प्रभावी परमाणु संख्या कहलाएगा। अगर हम सिंपल सा समझें तो इस केंद्रीय धातु परमाणु के पास मान लेते हैं 15 इलेक्ट्रॉन है। सपोज डेट ऐसे हमने मान लिया कि इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है Fe के पास, और ये जो Cn जो है ना, ये जो लिगेंड है, इन्होंने मान लेते हैं कि सभी ने 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो मान लेते हैं 12 इलेक्ट्रॉन, सभी 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 6 हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो पहले 15 था अब 12, तो 15 और 12 कितने हो जाएंगे? 15 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे? तो 15 और 10 25 और 2 27, तो ये 27 हो गए। तो अब जब ये इसके भी इलेक्ट्रॉन ये Fe ले लिया ना, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, तब जाकर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही संख्या ही क्या कहलाएगी? प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो वही हम कह रहे हैं कि किसी उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित जो लिगेंडों के दान किए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के बाद केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाएगी? प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है।
आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट जी, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है क्यों। अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है ये क्यों आपको बताना है। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया NH3। अब अमोनिया एक अच्छा लिगेंड क्यों है ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे उत्तर हमने लिख दिया है कि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ठीक है ना। मतलब एक अकेला ये इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिससे यह धातु आयनों को दान कर सकता है, जिससे ये धातु आयनों को दे सकता है और सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और क्या बनाएंगे, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं जिसके कारण ये जटिल यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है। समझ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे बात ये है ना, कुल मिला जुला कर यहाँ पे बात ये है कि जो अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, इसका कारण ये है ना कि नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन परमाणु पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब अगर नाइट्रोजन परमाणु की बात करें, नाइट्रोजन के 7 परमाणु क्रमांक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p क्या होता है, 3 होता है। अंतिम ये हमारी कक्षा हो गया। दूसरी कक्षा के p उपकोष, तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। तो एक अकेला, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ना, एक अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। मतलब देखिए सभी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म है, जबकि इसमें भी एक हो सकता है, इसमें भी एक, इसमें भी एक। जब एक और इसमें अगर और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हम भर देते हैं, तब ये अस्थाई होता। बट अभी एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए ये अस्थाई नहीं है। अकेले एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अर्ध भरा हुआ है, तो ये अस्थाई नहीं है। अब अस्थाई नहीं है तो ये क्या करेगा, जिससे ये किसी भी नाइट्रोजन है ना, ये किसी भी धातु से, किसी भी परमाणु से क्रिया करेगा। क्रिया क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा। और जब किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा तो उससे एक बंध बनेगा जो है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध बनता है। इसी सहसंयोजक बंध के कारण वो क्या बनाता है, वो जटिल यौगिकों का निर्माण करेगा, जटिल यौगिकों का निर्माण करता है, ठीक है ना। जो क्या करेगा, जटिल यौगिकों का निर्माण करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा अमोनिया NH3 में अमोनिया जो है ये एक अच्छा क्या है, अच्छा लिगेंड है, ठीक है। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है वो एक अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसके कारण वो सहसंयोजक बंध, जिसके कारण किसी भी धातु के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, जिसके कारण वो जटिल यौगिकों का निर्माण करता है। इसी कारण अमोनिया क्या है, एक अच्छा लिगेंड है। वही लिखा गया, अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन परमाणु एक अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु एक अकेला इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिससे यह धातु आयन को दान कर सकते हैं, जिससे ये किसी और को इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, ठीक है ना। और सहसंयोजक बंध बनाते हैं, किसी और अदर धातु को इलेक्ट्रॉन देकर सहसंयोजक बंध बनाएगा, ठीक है ना, जिसके कारण जटिल यौगिक बनाते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट। चलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला हमारा 4th नंबर क्वेश्चन आता है कि द्विक लवण किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। द्विक लवण किसे कहते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वह लवण जो 2 सरल लवणों से मिलकर बनता है, मतलब ऐसा लवण जो 2 सरल लवणों से मिलकर बनता है तथा जो जल में घुलकर सरल आयनों में टूट जाते हैं। जो जल में अगर घुलेंगे तो वो क्या होगा, सरल आयनों में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, जिससे वो अपनी पहचान क्या कर देंगे, पहचान खो देते हैं। उसी को हम द्विक लवण कहते हैं। मतलब समझ आ गया होगा आपको कि द्विक लवण किसे कहते हैं, ठीक है ना। द्विक लवण का मतलब वह लवण जो 2 सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं और जल में घोलेंगे तो छोटे छोटे सरल लवणों में टूट जाएंगे, जिससे वो अपनी पहचान खो देंगे।
उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को द्विक लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, वो क्या है कि FeSO4 इंटू NH4 का होल थ्राइस इंटू SO4 और 6H2O। ये हमारा एक यहाँ पे हमने यौगिक ले लिया है, या हम कह सकते हैं एक लवण हमने ले लिया है। ठीक है, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक हमने लवण ले लिया है। अब ये लवण क्या है, इसका नाम याद रखेंगे, ये है मोहर लवण। इसको हम क्या कहते हैं, मोहर लवण कहते हैं। तो ऐसा ये देखिए 2 लवणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, 2 लवण, मतलब ऐसा लवण, ये एक लवण है मोहर लवण। तो ऐसा लवण जो 2 सरल लवणों से मिलकर बना होता है, 2 सरल लवणों से मिलकर बना होता है, और जिसको अगर हम जल में घोल दें, अगर हम इसको जल में घोल देते हैं तो सरल आयनों में टूट जाता है। जल में घोलेंगे तो ये क्या होगा, ये जल में जैसे ही हम इसको घोलते हैं ना, तो ये सरल आयनों में ये क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे कि क्या होगा, Fe2+ में टूटेगा। सबसे पहले Fe अलग होगा, फिर जो अमोनिया है 2 मात्रा में, यहाँ पे अमोनिया की संख्या यहाँ पे 2 है ना, तो ये अमोनिया हो जाएगा 2 मात्रा में NH4, ये अमोनियम आयन निकल जाएगा। फिर से SO4 और SO4, 2 SO4 है, तो ये 2 मात्रा में SO4 और 2 आयन माइनस ये बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या, फिर से 6 मात्रा में H2O बचा, तो ये निकल जाएगा। तो देख रहे हैं आप, स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा लवण है, ये बहुत सारे सरल लवणों में टूट गया है। ठीक है ना, जल में घुलने के बाद। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा लवण जो दो सरल लवणों से मिलकर बना होता है तथा जो जल में घुलकर सरल आयनों में टूट जाते हैं, तो उस लवण को ही हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। वह लवण जो 2 सरल लवणों से मिलकर बनता है तथा जल में घुलकर सरल आयनों में टूट जाते हैं, जिससे वे अपनी पहचान खो देंगे। जाहिर सी बात है, ये सभी अलग अलग टूट गए हैं तो पहचान खो दी है ना, पहचान खो देंगे, उसी को द्विक लवण कहते हैं। समझ के होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है 5वां नंबर क्वेश्चन, जो है कि 2 बाइडेटेड लिगेंड का उदाहरण दीजिए। बाइडेटेड लिगेंड कौन है, तो बाइडेटेड लिगेंड का यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए। बाइडेटेड लिगेंड का मतलब क्या है, द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण। तो द्विदंतुक लिगेंड का पहला इथाइलिन डाइएमीन, ये हमने बताया भी था, इसमें 2 दाता परमाणु यहाँ पर होते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2, ये इथाइलिन डाइएमीन हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीलेटिव आयन भी हो गया, जिसे हम C2O4 का O4-2 आयन है इस पर। ठीक है ना, ग्लाइसिनेट आयन भी है, जिसका सूत्र होता है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO के पावर माइनस आयन है। ठीक है ना, तो ये हमारे बाइडेटेड लिगेंड या द्विदंतुक लिगेंड का हमें उदाहरण 2 पूछा था, 3 हमने बता दिया है, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित जटिल यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। हालांकि IUPAC नाम हमने सिखा दिया है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिखिएगा IUPAC, मतलब ऐसे लिखिएगा, उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामांकन ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 हमने इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है, तो इसीलिए हमने 3 यहाँ पे लिए हुए हैं, और तीनों का हमने यहाँ पे उप सहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नाम लिख दिया है। अब यहाँ पे हम उतना तो आपको सिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको IUPAC नाम सिखाने के लिए। बट हाँ, इतना मैं कहूँगा सीखे हुए हैं तो समझिएगा। यहाँ पे ये केंद्रीय धातु परमाणु है, यह हमारा लिगेंड है। ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है। ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है। तो सबसे पहली बात, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अगर ऐसा दिया हो ना, तो सबसे पहले लिगेंड हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु से शुरू हुआ है, और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु से पहले एक और Kr भी आया है। तो अगर ऐसे अगर केंद्रीय धातु परमाणु से शुरू हो तो पहले हम लिगेंड से शुरू करते हैं। अगर पहले
Kr या कुछ भी अदर आ गया केंद्रीय धातु परमाणु से, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर लिगेंड पे आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले CONH3 का होल 6 और Cl3 है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया है, तो 6 मात्रा में है NH3, तो इसको 6 को हेक्सा कहते हैं। तो हेक्सा एमिनो, अमोनिया नहीं कहेंगे, एमिनो कहेंगे, लिगेंडो का एक दंतुक लिगेंड है ना, तो एमिनो कहेंगे। हेक्सा एमिनो, CO क्या है, कोबाल्ट, तो हेक्सा एमिनो कोबाल्ट, और यहाँ पे थर्ड क्लोराइड हमने कहा हुआ है, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट और थर्ड क्लोराइड। अब ये थर्ड यहाँ पे 3 है तो इसलिए नहीं आया है थर्ड क्लोराइड, जबकि हमने निकाला हुआ है आयन। तो कैसे ऑक्सीकरण संख्या इसका निकाल पाएंगे, तो समझिएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, केंद्रीय धातु परमाणु का निकालते हैं, उसी का केंद्रीय धातु परमाणु का ही यहाँ पे लिखा गया है। कैसे निकालेंगे, CO का निकालना है, तो इसको हम X मानते हैं। जो हमारा NH क्या है, NH3 मतलब अमोनिया है, और अमोनिया का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है जी, अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या होता है, ये उदासीन लिगेंड है तो 0 होता है, 6 मात्रा में 6 से गुणा करा देंगे। और Cl का, तो Cl 3 मात्रा, इसका -1 होता है Cl का आयन, और यहाँ पे 3 मात्रा में है तो 3 से गुणा करा देंगे, इक्वल टू 0। तो x प्लस ये 6 शून्य 0 हो जाएगा, तो ये छोड़ दीजिए, फिर से 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ये इधर चला जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे CONH3 का होल थ्राइस में, यहाँ पे CONH3 का होल 6 Cl3 है, इसमें CO का जो ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा, तो +3 के लिए ही यहाँ पे थर्ड क्लोराइड लिखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही हम कह रहे हैं, हेक्सा एमिनो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। फिर से इसका हम क्या कहेंगे, डाई एमिनो प्लेटिनम, डाई एमिनो प्लेटिनम, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। अच्छा, एक और बात है कि यहाँ से प आता है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे प आया है, प्लेटिनम में प आता है शब्द, और यहाँ पे क्लोराइड में क आता है, तो क पहले आता है या प आता है, तो पहले क आता है ना शब्द, क ख ग में, तो जो क पहले आता है ये हम पहले लिखते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसको, लिगेंड के बाद 2 यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु हुए, तो पहले इसको लिखेंगे क वाले को। तो डाई एमिनो डाई क्लोराइड प्लेटिनम, और उसके बाद इसका आयन हम निकाल लेंगे, प्लेटिनम का कितना होगा, तो प्लेटिनम के X मान लेंगे, अमोनियम का 0 गुणे 2 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl का -1 गुणे क्या हो जाएगा, -1 गुणे 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया, ये -2 हो जाएगा, तो यही -2 जो है इक्वल टू 0, X इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही सेकेंड आयन हमने लिखा हुआ है। तो वही हम कह रहे हैं, डाई एमिनो डाई क्लोराइड प्लेटिनम सेकेंड आयन है, तो ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, अब इसको हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले हम इसको कहेंगे, फिर लिगेंड, फिर केंद्रीय धातु परमाणु। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या है, Kr है, ठीक है ना, तो पोटेशियम, यहाँ पे यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे गलत लिखा गया है, K3 है यहाँ पे, यहाँ पे K3 है, तो कितनी भी मात्रा में पोटेशियम हो उससे कोई मतलब नहीं, तो K3 है ना, तो पोटेशियम, फिर से यहाँ पे 3 मात्रा में क्या है, 3 मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीलेटो है, तो हम यही कहेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमियम, ठीक है ना, मतलब पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसका आयन हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का 1 होता है प्लस में, 3 मात्रा में है तो 3 से गुणा, फिर से क्रोमियम का कितना होता है, इसका निकालना है तो X मान लेंगे, इसका तो -2 होता है ऑक्सीलेटो का, और 3 संख्या है तो 3 से गुणा करा देंगे, इक्वल टू 0, 3x प्लस ये 3 दूना 6 -6 हो जाएगा, माइनस है तो इक्वल टू 0, -6 में से 3 गया तो -3 बच गया, और इक्वल टू ये प्लस में 3 हो जाएगा, तो यही प्लस में 3 आ रहा है।
तो हम क्या कहेंगे, पोटेशियम, यहाँ पे कहेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड आयन। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड आयन। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, हालांकि इतना मुझे समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे अच्छे से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर ये नहीं भी आया तो परेशान नहीं होंगे, आप लिखिएगा उप सह नियोजक यौगिकों का IUPAC नामांकन ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट हालांकि आप ले लीजिए, जब पढ़ लेंगे ना तो प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला हमारा आता है कि द्विक लवण और जटिल यौगिक में जटिल लवण में अंतर। अब द्विक लवण और जटिल लवण में क्या अंतर है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, एक के अंतर को देख लेते हैं। देखिए द्विक लवण क्या है, तो आप कंपैरिजन अब करके याद कीजिएगा। सबसे पहले यह दो सरल लवणों के मिश्रित होता है, मिश्रण से बनता है। मतलब जो द्विक लवण होता है, हमने कहा ना कि वे लवण जो दो सरल लवणों से बन गए होते हैं, तो यही बात है, ये दो सरल लवणों के मिश्रण से मिलने से बना होता है। और जबकि जटिल जो लवण है ये धातु आयन और लिगेंड के मिलने से बना होता है। धातु आयन और लिगेंड मिलेंगे तब बनेगा। अगला यहाँ पे लिखा गया है, यह जल में घुलने पर यह पूरी तरीके से आयनों में टूट जाता है। हमने देखा ही है कि जल में हमने जब मोहर लवण को घोला था तो आयनों में टूट गया था, जबकि ये क्या होता है, जटिल जो लवण है जल में घुलने पर यह पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता है। मतलब ये अपनी पहचान नहीं खोएगा, ये अपनी पहचान खो देगा। तीसरा हमारा यहाँ पे आता है, यह केवल ठोस अवस्था में ही बने रहते हैं। द्विक लवण ठोस अवस्था में बने रहते हैं, जबकि जटिल जो लवण है यह जल में भी बने रहते हैं। मतलब जल में घुलने के बाद भी वो ऐसे ही रहेंगे और अभिक्रिया कर सकते हैं, अभिक्रिया कर लेंगे। अगला यहाँ पे कह रहा है, यह अपने सभी आयनों को स्वतंत्र रूप में दर्शाता है। सभी आयनों को स्वतंत्र रखेगा, जबकि जटिल जो लवण है, जटिल आयन एक इकाई की तरह बना रहता है। ठीक है ना, तो जटिल आयन है वो एक इकाई तक बना रहता है। कंपैरिजन करके याद कीजिएगा ना, सब आ जाएगा। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि आपका ये वीडियो, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं केवल इतना ही कहूँगा दोस्त, ज़्यादा कुछ नहीं। आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, यहाँ पे रटवा कर नहीं बल्कि समझा कर याद कराने का प्रयास किया गया है, तब मैं कहूँगा कि वीडियो पर नए होंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आप देख भी सकते हैं। तो इसीलिए बिहार बोर्ड के लिए मोस्टली ये चैनल ओपन किया गया है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ पे क्लिक करके फिजिक्स केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और वीडियो को जितना हो सकेगा कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक आवश्यक बात है वो आपको अभी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, या मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, छोड़िए। यहाँ पे आप जान लीजिए कि आपके क्लास 12th फिजिक्स की हम आपकी पूरी आपको सब्जेक्टिव का और पूरी आपको ऑब्जेक्टिव का हम नोट्स दे रहे हैं। पूरी सब्जेक्टिव और पूरी ऑब्जेक्टिव का नोट्स ओनली 99 में दिया जा रहा है, ठीक है ना। और पूरी आपको फिर से मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री का भी हम पूरी आपकी सब्जेक्टिव का और पूरी आपकी ऑब्जेक्टिव का नोट्स दे रहे हैं चैप्टर वाइज। तो ये भी आपको 99 में, मतलब 100 रुपये में लगभग दिया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा, अगर कोई एक सब्जेक्ट लेना है तो 99, दोनों लेना चाहते हैं तो ओनली मतलब 200 या वही 199 रुपये में आपको दोनों मिल जाएंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।